बिहार में ना सिविल सेवा की परीक्षा में धोखाधड़ी की एक ऐसी कोशिश हुई जिसने एक बहुत बड़े मुद्दे को सबके सामने ला खड़ा किया है। तो आज हम इसी मुन्ना भैया सिंड्रोम पर बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे ये मामला सिर्फ एक सीट चुराने का नहीं है बल्कि लाखों सपनों और भरोसे का कत्ल है। बात की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, अरे भाई गजब हो गया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो हैरानी, वो गुस्सा है जो तब निकलता है जब कोई सिस्टम को यूं खुलेआम चुनौती देता है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं इन धोखेबाजों के दुस्साहस की। मतलब इनकी हिम्मत देखकर सच में कोई भी हैरान रह जाएगा। जरा सोचिए, बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा में ये मुन्ना भैया लोग ऐसे अंदर घुसते हैं जैसे मानो अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हों। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, बल्कि एक अजीब सा हक जताने वाला भाव। मतलब गजब के ढीठ हैं ये लोग। तो आखिर ये मुन्ना भैया हैं कौन? देखिए, ये वो लोग हैं जो पैसे लेकर किसी और की जगह एग्जाम देने बैठ जाते हैं। पर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एकाध बंदा नहीं है। अरे नहीं, ये एक पूरा संगठित रैकेट है, एक सिंडिकेट जो सालों से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये वो शॉर्टकट्स हैं जो किसी एक मेहनती छात्र का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का भविष्य अंधेरे में ढकेल देते हैं। अब देखिए, इनकी योजना कितनी सीधी साधी थी। शान से अंदर जाओ, कंप्यूटर को धोखा दो और नौकरी पक्की समझो। लेकिन शायद वो एक बात भूल गए कि ये नया बिहार है। वहां अब बायोमेट्रिक मशीन लगी है, किसी के चाचा का दरवाजा नहीं। नतीजा क्या हुआ? पकड़े गए। और अब करियर का तो जो होना था सो हो गया। अच्छा, अब जरा सिक्के। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो सीधी दिल को छूती है। ये कहानी है उन स्टूडेंट्स के संघर्ष की, उनकी हिम्मत की, एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जो कई बार उनके सपनों पर पानी फेर देता है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत इन शब्दों से करते हैं, लेकिन सच बताएं ना दोस्तों तो दिल बड़ा दुखता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो एहसास है, वो गहरी टीस है जो न जाने कितने स्टूडेंट्स महसूस करते हैं। और यही हमारी आज की बातचीत का आधार है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, यानी विद्वान का संघर्ष। पहले ये समझते हैं कि ये सब होता कहाँ है। वो माहौल कैसा है जहाँ ये सपने जन्म लेते हैं और जहाँ उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है। हमारी कहानी की जमीन है पटना का मुसल्लहपुर हाट जैसे इलाके। देखिए, ये सिर्फ कोई जगह ही नहीं है, ये स्टूडेंट्स की जिंदगी और उनके स्ट्रगल का सेंटर है। ये वो गलियां हैं जहां हजारों उम्मीदें पलती हैं। और इस पूरे संघर्ष का दिल है बोरिंग रोड पर एक छोटा सा कमरा। सोचिए, बस एक छोटा सा कमरा। ऐसी ही तंग जगहों पर, ऐसी ही दीवारों के बीच भविष्य की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने के सपने देखे जाते हैं। और माहौल कैसा, जरा सोच कर दे। तो बात हो रही है बिहार की हाई स्टेक्स परीक्षाओं की, जहां हर एक सीट के लिए हजारों लोग लड़ते हैं। और यहीं पर एक पुरानी बीमारी और उसका एक नया इलाज आमने सामने आ गए हैं। आज की कहानी उन शातिर दिमागों की है जो सिस्टम को धोखा देने चले थे, लेकिन एक मशीन के बिछाए जाल में ऐसे फंसे कि सीधा अर्श से फर्श पर आ गिरे। जी हाँ, बीपीएससी की परीक्षाओं में बिल्कुल यही गजब हुआ। देखिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक पूरा ड्रामा है जिसमें इंसानी चालाकी और मशीनी सटीकता की सीधी टक्कर है। तो चलिए खोलते हैं इस पूरे दिलचस्प मामले की एक एक परत। तो इस कहानी का मुख्य किरदार कौन है? ये है हमारे क्लासिक मुन्ना भैया। ये वो लोग हैं जो दूसरों की जगह बैठकर परीक्षा देते हैं। एक ऐसी समस्या जो सालों से हमारी परीक्षा प्रणाली को, आप कह सकते हैं, दीमक की तरह खोखला कर रही है और हजारों मेहनती छात्रों का हक मार रही है। देखिए, मुन्ना भैया सिर्फ एक मजेदार शब्द नहीं है। असल में ये उस पूरे रैकेट का एक चेहरा है जहां कोई किसी और की पहचान लेकर उसका भविष्य बनाने का ठेका ले लेता है। दशकों से ये लोग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। और इनका आत्मविश्वास तो देखिए, मतलब जरा हिम्मत तो देखिए इनकी। ये परीक्षा हॉल में ऐसे बेखौफ होके घुसते हैं मानो कोई इम्तिहान देने नहीं बल्कि अपनी जागीर में टहलने आए हों। इन्हें लगता है कि ये पकड़ से बाहर हैं, और यही अहंकार इनके गिरने की पहली सीढ़ी बन जाता है। लेकिन इस बार का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि इस कहानी का असली शिकार वो धोखेबाज नहीं है। असली शिकार तो वो ईमानदार छात्र है जिसकी जगह चुराने की कोशिश की गई थी। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, यही पूरी कहानी है।
एक तरफ है जुगाड़ू, जिसे लगता है कि वो सिस्टम को तोड़ मरोड़ सकता है, और दूसरी तरफ है वो छात्र जो दिन रात मेहनत करके सिस्टम में अपनी जगह बनाना चाहता है। एक शॉर्टकट खोज रहा है तो दूसरा पसीना बहा रहा है। और सच कहूं तो ये सोचकर दिल दुखता है। कभी पटना के मुसल्लापुर हाट या बोरिंग रोड की तंग गलियों में जाकर देखिए, हजारों छात्र एक छोटे से कमरे में बिना पंखे की गर्मी में पसीना बहाते हुए अपने भविष्य के लिए लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उस छात्र की नहीं होती, ये उसके पूरे परिवार की होती है, और खासकर उस पिता की जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया होता है। जरा उस पिता के बारे में सोचिए, जो गांव के खेत में हाड़ तोड़ मेहनत करके पाई पाई जोड़कर पैसा भेजता है। किस लिए? बस एक ही उम्मीद में कि उसका ललवा एक दिन अफसर बनेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। उसके पसीने की हर बूंद में एक सपना होता है। और ये मुन्ना भैया सिंड्रोम क्या करता है? ये उस पिता के उसी सपने पर नमक छिड़क देता है। ये एक लाइन उस पूरे दर्द को बयां कर देती है जो एक परिवार महसूस करता है जब उनके सालों के त्याग का ऐसा मजाक उड़ाया जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये सिर्फ एक परीक्षा की सीट की चोरी नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी चोरी है। जब कोई जुगाड़ू एक सीट चुराने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ एक सीट नहीं चुरा रहा होता, वो एक छात्र के सालों की मेहनत चुराता है, एक परिवार का त्याग चुराता है, एक पूरी पीढ़ी की उम्मीद चुराता है, और सबसे बढ़कर सिस्टम पर से युवाओं का भरोसा चुरा लेता है। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम सबको सोचना चाहिए। जब किसी समाज में मेहनत से ज्यादा जुगाड़ पर विश्वास होने लगे, जब सिस्टम की निष्पक्षता पर से भरोसा ही उठ जाए, तो आखिर में बचता क्या है? कहानी में एक नया मोड़ है। इस कहानी का विलन, या यूं कहें कि असली हीरो, है बायोमेट्रिक मशीन। एक ऐसी तकनीक जिसे खास तौर पर इन्हीं मुन्ना भैयाओं के बढ़ते दुस्साहस को रोकने के लिए मैदान में उतारा गया है। इन धोखेबाजों की सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी। उन्हें लगा कि जैसे वो अब तक इंसानी आंखों में धूल झोंकते आए हैं, ठीक वैसे ही कंप्यूटर को भी धोखा दे देंगे। उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत हल्के में ले लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी भूल साबित हुई। जरा फर्क देखिए, वो जमाना और था, वो चाचा का दरवाजा था जहां थोड़ी जान पहचान या एक नकली आई कार्ड से काम चल जाता था। लेकिन ये नया दौर है, ये बायोमेट्रिक मशीन है। ये किसी चाचा ताऊ को नहीं जानती, ये सिर्फ एक चीज पहचानती है, आपके फिंगरप्रिंट्स। और इसे धोखा देना लगभग नामुमकिन है। सच में कितनी मजेदार बात है। मतलब सोचिए तो, इन धोखेबाजों को लगता है कि टेक्नोलॉजी भी इंसानों की तरह गलती कर सकती है, कि मशीन बाहें फैलाकर इनका स्वागत करेगी। लेकिन साहब, ये मशीन है, ये रिश्तेदारी नहीं निभाती। इसका सिर्फ एक काम है, सच और झूठ का फैसला करना, और ये अपना काम बड़ी बेरहमी से करती है। और फिर आया फैसले का वो पल, जब इंसानी धूर्तता का सामना मशीन की सच्चाई से हुआ। नतीजा? खैर, नतीजा तो वही हुआ जो होना तय था। खेल सबके सामने था और खिलाड़ी रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। तो देखिए, होता क्या है, धोखेबाज पूरे कॉन्फिडेंस से अंदर आता है, उंगली स्कैन होती है, और बस 1 सेकंड के अंदर मिसमैच का अलर्ट बज उठता है। एक बीप की आवाज और बूम, सारा प्लान, सारा भविष्य, सब कुछ वहीं का वहीं खत्म। खेल खत्म, करियर खत्म। और देखिए, ये घटना ना एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि ये अब वो पुराना बिहार नहीं है जहां जुगाड़ से सब कुछ हो जाता था। यहाँ टेक्नोलॉजी ने खेल के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए हैं, और अब सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और पकड़े जाने का अंजाम, वो तो और भी सीधा और संगीन है। जिस करियर को बनाने के लिए ये शॉर्टकट लिया था, वो तो गया ही। अब आगे का रास्ता सीधा थाने और कोर्ट की तरफ जाता है। अब तो बस हवालात में बैठकर सोचने का ही वक्त है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। पर जानते हैं, इस पूरी कहानी में गिरफ्तारी और सजा से भी ज्यादा दुखद एक और बात है। ये सिर्फ धोखाधड़ी की कहानी नहीं है, ये बर्बाद हुई प्रतिभा और गलत दिशा में लगाई गई ऊर्जा की भी कहानी है। और यही वो सवाल है जो सबके मन में उठता है। जरा सोचिए, धोखाधड़ी की इतनी सटीक प्लानिंग करने में, सिस्टम को समझने में, पकड़े जाने से बचने के तरीके सोचने में जितनी बुद्धि और मेहनत लगती है, अगर उसका आधा भी, सिर्फ आधा भी पढ़ाई में लगा दिया होता तो क्या होता? और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस दिमाग का इस्तेमाल एक नकली मुन्ना भैया बनने के लिए किया गया, उसी दिमाग से वो एक असली ऑफिसर बन सकते थे।
उन्होंने एक अपराधी बनना चुना, जबकि उनके अंदर एक कामयाब इंसान बनने की पूरी काबिलियत थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये परीक्षाओं के लिए एक नए दौर की शुरुआत है? क्या अब ईमानदारी और मेहनत का पलड़ा हमेशा भारी रहने वाला है? ये कहानी हमें सिस्टम के भविष्य के बारे में वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या टेक्नोलॉजी हर तरह की धोखाधड़ी को जड़ से खत्म कर सकती है, या फिर इंसान की चालाकी हमेशा टेक्नोलॉजी से एक कदम आगे रहने का कोई नया रास्ता ढूंढ ही लेगी? इस जंग का विजेता कौन होगा, इसका जवाब देखिए। बाहर चिलचिलाती गर्मी है, कमरे में पंखा तक नहीं है और किताबें पसीने से भीग रही हैं, पर ध्यान नहीं टूट रहा। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक तपस्या है, एक जिद है कुछ कर दिखाने की। लेकिन ये जो शारीरिक कष्ट है ना, ये तो कुछ भी नहीं। असली सवाल तो ये है कि ये जो दिल दुखने की बात हुई थी, उस दर्द की असली जड़ क्या है? चलिए अब उस कड़वे सच का सामना करते हैं जो इससे कहीं ज्यादा तकलीफ देता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आता है। एक सपना जो धोखा खा गया। ये उस नाइंसाफी की बात है जब सालों की मेहनत पर कोई एक झटके में पानी फेर देता है। ये देखिए, ये एक पूरी चेन है त्याग की। एक पिता है जो गांव में खेतों में पसीना बहा रहा है, वो पैसे भेजता है इस एक सपने के साथ कि उसका बेटा या बेटी एक दिन ऑफिसर बनेगा। और फिर आता है एक जुगाड़ू और वो सीट, वो सपना, सब कुछ चुरा ले जाता है। तो ये जुगाड़ू है कौन? सीधे शब्दों में कहें तो एक धोखेबाज। वो इंसान जो मेहनत के रास्ते को छोड़कर गलत तरीकों से आगे बढ़ना चाहता है। ये उस भरोसे को तोड़ने का सिंबल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जब कोई धोखा देता है तो जैसा कि कहा गया है, सिर्फ सीट चोरी नहीं होती, हमारे बिहार के काबिल बच्चों का भरोसा चोरी हो जाता है। बात एक नौकरी या एडमिशन की नहीं है, बात उस विश्वास के टूटने की है। तो समझिए, ये नुकसान एक सीट से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये भरोसे का टूटना है, एक ऐसा घाव है जो बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह किसी की ईमानदारी और सालों की मेहनत पर सवालिया निशान लगा देता है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, इसी निराशा और अंधेरे से जन्म लेती है एक शेर की दहाड़। अब हम देखेंगे कि इस नाइंसाफी का जवाब कैसे दिया जाता है और कैसे निराशा को ताकत में बदला जाता है। तो सवाल ये है कि इन मुन्ना भाइयों का, इन धोखेबाजों का जवाब आखिर है क्या? इनसे लड़ा कैसे जाए? चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और जवाब है डरना नहीं। जवाब है और भी ज्यादा जुनून के साथ पढ़ना। कट ऑफ को इतना ऊपर ले जाओ, इतना ऊंचा कर दो कि नकल करने वालों की पहुंच से ही बाहर हो जाए। मतलब अपनी काबिलियत से इस नाइंसाफी को हरा दो। तो यहाँ पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं और दोनों की मंजिल भी अलग है। एक तरफ धोखेबाज है जो चोरी का सहारा लेता है और जिंदगी भर एक नौकर बनकर रह जाता है, और दूसरी तरफ है वो मेहनती इंसान जो अपनी कोशिशों पर यकीन करता है और एक शेर बनता है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। इसका पहला हिस्सा है, चोरी से पास होने वाला सिर्फ नौकर बनता है, मतलब एक फॉलोअर जो हमेशा दूसरों के इशारों पर चलने को मजबूर होता है। लेकिन जो मेहनत से पास होता है वो शेर बनता है, एक लीडर जो अपना रास्ता खुद बनाता है, अपनी कहानी खुद लिखता है। तो अंत में सवाल बस एक ही है, नौकर या शेर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद देना है। चुनाव तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोशल मीडिया कैंपेन की चीरफाड़ करने वाले हैं। एक ऐसा कैंपेन जो एकेडमिक धोखाधड़ी के खिलाफ खड़ा हुआ है। हम ये समझेंगे कि कैसे सही शब्दों, जज्बातों और एक मजबूत स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके एक ऑनलाइन आंदोलन को खड़ा किया जाता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये कैंपेन सीधे उस सवाल पर वार करता है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के मन में कहीं ना कहीं खटकता रहता है कि भाई जब कोई एग्जाम में नकल करता है तो उसके साथ आखिर होना क्या चाहिए। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब उतना आसान है नहीं। और यहीं से इस कैंपेन का असली तेवर सामने आता है। ये कोई हल्की फुल्की बातचीत नहीं है। इनकी भाषा एकदम सीधी, बिना किसी लाग लपेट के है। मुन्ना भाइयों जैसे शब्द का इस्तेमाल करके ये फौरन एक कल्चरल माहौल बना देते हैं और बहस के लिए एक आक्रामक टोन सेट कर देते हैं। तो चलिए इस शब्द पर थोड़ा और गौर करते हैं। मतलब किसी को नकलची कहना एक बात है और उसे मुन्ना भाई कहना वो बिल्कुल दूसरी। आइए देखते हैं कि कैसे शब्दों का ये चुनाव पूरी बहस का रुख ही पलट देता है। अच्छा,
जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि मुन्ना भाई 2003 की एक बहुत ही हिट फिल्म का कैरेक्टर है। वो एक गैंगस्टर है जो डॉक्टर बनने के लिए धोखाधड़ी का सहारा लेता है। अब ये किरदार थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लोगों को पसंद भी आता है, लेकिन है तो एक धोखेबाजी। अब देखिए यहां होता क्या है। जब ये कैंपेन नकल करने वालों को मुन्ना भाई कहता है तो वो सिर्फ एक नियम तोड़ने वाला स्टूडेंट नहीं रह जाता। नहीं, वो एक बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक कल्चरल सिंबल में तब्दील हो जाता है। कोई ऐसा जो पूरे के पूरे सिस्टम को धोखा दे रहा हो। ये बात कहने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जैसा हमने देखा, ये लोग कोई नरम रवैया नहीं अपना रहे हैं। इनका जो प्रस्ताव है वो एकदम कठोर और सीधा है। समाधान बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। कोई दूसरा मौका नहीं, कोई माफी नहीं, बस जिंदगी भर के लिए बैन। ये एक एक्सट्रीम स्टैंड है जिसे खास तौर पर ध्यान खींचने और बहस को एक तय दिशा देने के लिए ही बनाया गया है। और ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। ये कोई छोटा मोटा सुझाव नहीं है, यही इस कैंपेन की बुनियाद है। भाषा पर ध्यान दीजिए, हमरे हिसाब से। ये इसे एक पर्सनल और पक्के यकीन की तरह पेश करता है, जिससे ये और भी दमदार लगता है। ये एक राय है जिसे सच की तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ एक आइडिया पेश कर देना ही तो काफी नहीं होता है ना। किसी भी आंदोलन को सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये कैंपेन लोगों को अपने साथ लाने के लिए करता क्या है? आइए जरा इसकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ये एक जानी पहचानी और बहुत असरदार तरकीब है लोगों को जोड़ने की। ये सिर्फ सहमति नहीं मांग रहा, ये एक्शन की मांग कर रहा है। यहाँ एक लकीर खींच दी गई है। एक तरफ हैं सच्चे छात्र और दूसरी तरफ वो लोग जो कुछ नहीं करते। ये एक बड़ा ही पावरफुल इमोशनल दाव है। इस पूरी रणनीति को हम 4 हिस्सों में तोड़कर देख सकते हैं। सबसे पहले एक पहचान बनाई जाती है, सच्चे छात्रों का एक इन ग्रुप बनाकर। फिर उस ग्रुप को एक काम दिया जाता है, वीडियो शेयर करने का। इसके बाद जय बिहार जैसे नारों से इलाके के गौरव को इससे जोड़ा जाता है। और आखिर में कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के जरिए लोगों को लगातार जोड़े रखने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये तीनों चीजें मिलकर कैसे काम करती हैं। पहचान यानी सच्चे स्टूडेंट लोगों को जुड़ा हुआ महसूस कराती है। एक्शन यानी शेयर करना उन्हें एक मकसद देता है। और गौरव यानी जय बिहार उस मकसद को एक गहरी कल्चरल पहचान से जोड़ देता है। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही असरदार मैसेज तैयार करते हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं और ये कैंपेन हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सिर्फ अपनी राय थोपने के बारे में नहीं है, ये बातचीत का रुख वापस ऑडियंस की तरफ मोड़ने के बारे में है, ताकि ये सबकी बातचीत बन जाए। और आखिर में सारी बात इसी सवाल पर आकर टिक जाती है। ये कैंपेन सीधे सीधे पूछता है, आपकी राय क्या है? ये एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार तकनीक है। ये लोगों को सिर्फ एक दर्शक से एक भागीदार बना देती है, उन्हें अपनी राय बनाने और उसे शेयर करने के लिए उकसाती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। कोई लाइफ टाइम बैन के बारे में क्या सोचता है वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह के कैंपेन का होना ही एक गहरे मुद्दे की तरफ इशारा करता है। ये दिखाता है कि एजुकेशन सिस्टम में फेयरनेस, जस्टिस और ईमानदारी के लिए एक जबरदस्त मांग है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक ऐसा निष्पक्ष सिस्टम बनाने के लिए असरदार तरीके क्या हैं जिस पर सब भरोसा कर सकें। ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है।